मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। पृथ्वीराज, आर्या, आदित्य, अमितराज, अंजलि, अंकित, अनु, प्रणव, अर्णव पटेल, आर्या, आर्यन, आर्यन के ईशा, हर्ष, कार्तिक, मृणल, नीरल, ओम, प्रसन्न, ऋषिकेश, सत्यजीत, शाहू, श्रेया, शुभंकर, स्वयं, वर्धन। एक ओके, सो कैसे हो सभी लोग? क्या हो सर? अच्छा, आप लोगों का अभी फर्स्ट टेस्ट, हाँ फर्स्ट टेस्ट शेड्यूल हो गया है, संडे को है। तो Yes, क्या sir. स्ट्रेटेजी होना चाहिए टेस्ट को, ठीक है, तो वो भी डिस्कस करेंगे लेक्चर के लास्ट में। मतलब किस तरीके से स्कोर बूस्ट अप कर सकते हैं, टाइम को किस तरीके से यूटिलाइज करना चाहिए, ठीक है, सिली मिस्टेक्स किस तरीके से अवॉइड करने हैं। हाँ बोलो। हमें पर सब्जेक्ट कितने आवर मिलेंगे? यार ऐसे नहीं होता है, मतलब पर सब्जेक्ट टाइम ऐसे नहीं होता है कि लाइक फिजिक्स 1 आवर में कंप्लीट, लाइक 1 आवर के बाद उसको आप अटेम्प्ट नहीं कर सकते, ऐसा नहीं होता है। टोटल 3 आवर्स का पेपर होता है, 25 क्वेश्चंस इन ईच सब्जेक्ट, तो टोटल हो गए 75 क्वेश्चंस। 75 क्वेश्चन। हाँ, तो चलो डिस्कस कर लेते हैं, पहले स्ट्रेटेजी डिस्कस कर लेते हैं कि क्या बेस्ट स्ट्रेटेजी होता है टेस्ट पेपर के लिए। एक सेकंड। ओके, सो टोटल 3 आवर्स है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, और 25 क्वेश्चंस इन्हीं सब्जेक्ट। अच्छा होगा सभी लोग अपने कैमरास वगैरह ऑन रखें, तो हम लोग यहाँ से देखो मॉनिटर कर पाते हैं, बार बार बोलने वाली बात ये नहीं होती है। तो बेटर कम्युनिकेशन इंटरेक्शन के लिए कैमरास ऑन करने में कोई इशू एज सच नहीं होना चाहिए, ठीक है। हाँ, तो 25 क्वेश्चंस इन फिजिक्स, 25 क्वेश्चंस इन केमिस्ट्री, 25 क्वेश्चंस इन मैथमेटिक्स। 2018 तक यहाँ पे 30 क्वेश्चंस होते थे, यानी टोटल 90 क्वेश्चंस पर क्वेश्चन +4 -1 और 0। इसका मीनिंग ये होता है कि सपोज करो क्वेश्चंस में ऑप्शंस हैं ABCD एंड सारे क्वेश्चन है सिंगल करेक्ट, लाइक एडवांस का आप एग्जाम देते हो तो वहां पे फिर मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चंस भी होते हैं। मल्टीपल करेक्ट का मीनिंग ये होता है कि हो सकता है किसी क्वेश्चन के अंदर ऑल 4 ऑप्शंस आर करेक्ट, ये भी पॉसिबल है कि जस्ट 1 ऑप्शन इज करेक्ट। वो डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस होते हैं, लाइक सेक्शन ए हो गया सिंगल करेक्ट, सेक्शन बी हो गया मल्टीपल करेक्ट, सेक्शन सी हो गया कॉलम मैचिंग, तो वहां पे कॉलम 1 होता है, कॉलम 2 होता है। ये सुना है क्या आप लोगों ने कॉलम मैचिंग? ठीक है, Yes, तो sir. इस तरीके से जैसे मतलब यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस होते हैं। एक्चुअली ABCD के अंदर टोटल 4 क्वेश्चंस होते हैं और इनके मल्टीपल आंसर्स होते हैं, और वो आंसर्स PQRS में होते हैं। तो आपको ऑप्शंस मैच करना होता है, लाइक ए के अंदर PQR, बी में QRS, ऐसा उसको कॉलम मैचिंग बोलते हैं। न्यूमेरिकल्स भी होते हैं, न्यूमेरिकल्स में क्या होता है, ऑप्शंस नहीं होते हैं कुछ भी, वहां पे सपोज करो आपका आंसर आता है 2.5, तो 2.5 को आप एज इट इज वहां पे टाइप करके लिखते हो, ठीक है। उसमें काफी स्टूडेंट्स का डाउट ये रहता है कि सपोज करो 2.532 आंसर आता है, तो जब उस कंप्यूटर में आंसर की हम लोग फीड करते हैं तो वहां पे इनपुट हम लोग प्रोवाइड करते हैं लाइक दिस 2.5 to 2.6, यानी 2.5 से लेकर के 2.6 तक जो भी आंसर लिखा है, इट कैन बी 2.51, 2.52, 2.53, 2.533, 2.534, ऐसा बस वो इस इंटरवल में आना चाहिए। तो जो भी इनपुट, मतलब स्टूडेंट जो भी इनपुट इस इंटरवल में प्रोवाइड करेगा वो सारे आंसर्स फिर करेक्ट होते हैं, ठीक है। तो वो इतना बड़ा इशू नहीं होता है। अभी आ जाते हैं संडे वाले एग्जाम के ऊपर। मेंस में 20 क्वेश्चंस होते हैं ऑब्जेक्टिव, जिनमें ऑप्शंस होते हैं +4 -1, करेक्ट करते हो तो 4 मार्क्स, रॉन्ग करते हो तो -1 मार्क, और उसको अटेम्प्ट ही नहीं करते हो, मतलब कोई भी ऑप्शन टिक नहीं करते हो। एक पॉइंट और, सपोज करो किसी क्वेश्चन में श्योरिटी नहीं है, तो बेस्ट यही रहता है कि आप उस क्वेश्चन को लीव करो। ऐसा नहीं कि रैंडम वहां पे कुछ भी कैस करके आप टिक करके आ गए, टिक इन द सेंस क्लिक करके आ गए। अच्छा, एग्जाम किस तरीके से अपियर होना है,
आईडी पासवर्ड वगैरह, तो वो एक हम लोग सेपरेट सेशन लेंगे। अभी आप सब लोगों के हम लोग बनवा रहे हैं आईडी पासवर्ड वगैरह, तो उसमें कोई इशू नहीं आएगा, वो हो जाएगा एक सेपरेट सेशन में। ठीक है, तो 25 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव, 5 क्वेश्चंस होते हैं न्यूमेरिकल। यहाँ पे होता है +4, -1, 0। न्यूमेरिकल में होता है +4, 0। इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। अभी जो संडे को एग्जाम रखा है वहां पे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस नहीं है, ऑल क्वेश्चंस आर ऑब्जेक्टिव, 25 क्वेश्चंस। ठीक है, अब एक चीज समझने का ट्राई करो। देखो, बेस्ट स्ट्रेटेजी ये होता है कि सबसे पहले आप केमिस्ट्री का पेपर अटेम्प्ट करो, देन यू कैन अटेम्प्ट फिजिक्स और मैथमेटिक्स। मेरा पर्सनली एक्सपीरियंस ये रहता था कि फर्स्ट केमिस्ट्री, सेकंड फिजिक्स और सबसे लास्ट में मैथमेटिक्स। केमिस्ट्री स्कोरिंग होता है, काफी सारे क्वेश्चंस जस्ट नॉलेज बेस्ड होते हैं कि दिस वैल्यू। अभी तो खैर आप लोगों का इनऑर्गेनिक वाला सेक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है। इनऑर्गेनिक में मतलब क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने होते हैं। कोई भी कंपाउंड है, उसका रिएक्शन का नेम क्या है या फिर उसका कलर क्या आने वाला है, वो सारी चीजें होती हैं। मोल कॉन्सेप्ट में भी है कुछ कुछ चीजें जो डायरेक्ट लर्न करने वाली है ऑल दो, लेकिन काफी सारा पोर्शन क्योंकि वो फिजिकल केमिस्ट्री का है तो फिर वहां पे कैलकुलेशंस ही होते हैं। फिर भी बेस्ट ये है कि आप फर्स्ट केमिस्ट्री अटेम्प्ट करो, सेकंड आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग फिजिक्स अटेम्प्ट कर सकते हो, फिर मैथमेटिक्स अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, एक पॉइंट ये, केमिस्ट्री का पेपर किसी भी कंडीशन के अंदर आपको कंप्लीट करना होता है 50 मिनट्स में, क्योंकि मैथ्स का पेपर लेंथी होता ही है। क्यों? क्योंकि मैथ्स का नेचर ही ऐसा है, सब्जेक्ट का नेचर ही ऐसा है। सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने पड़ेंगे और लिटरली ये मत सोचना कि एक भी क्वेश्चन ऐसा होगा जिसमें आप वैल्यू पुट करके आंसर निकाल लोगे, क्योंकि मैं ऐसा पेपर नहीं बनाता हूँ जिसमें वैल्यू पुट करके आंसर्स आ जाते हैं। ठीक है, तो ये मान के चलो कि आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने ही है। 50 मिनट्स मैक्सिमम होना चाहिए केमिस्ट्री के लिए, फिजिक्स के लिए होना चाहिए 1 आवर और 1 आवर 10 मिनट्स। ये होता है मैथमेटिक्स में। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ना मैं मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ तो इसलिए ज्यादा टाइम उसको देने के लिए हम लोग बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वो तुम्हें भी अपने आप समझ में आ जाएगा धीरे धीरे। अभी आप लोगों का फर्स्ट टेस्ट है, धीरे धीरे तुम देखोगे तो समझ में आएगा कि केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथमेटिक्स इनके नेचर में क्या डिफरेंस होता है। केमिस्ट्री में काफी सारी चीजें होती हैं नॉलेज बेस्ड, सॉल्व करने में कम टाइम लगता है। मैथमेटिक्स में सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने होते हैं A to Z, हर क्वेश्चन के अंदर कैलकुलेशन होती है। ओके, अब एक पॉइंट ये समझने का ट्राई करूंगा। ठीक है, तो एवरेज 1 आवर ले लेते हैं। 1 आवर के अंदर आपको सॉल्व करना है 25 क्वेश्चंस, यानी कि हर क्वेश्चन के लिए टाइम कितना हो गया? ऑलमोस्ट 2 मिनट्स। 2 मिनट। हाँ यस, हाँ, ऑलमोस्ट। अभी ऐसा तो नहीं कर सकते कि लाइक फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं फिर वापस से वॉच देख रहे हैं, फिर सेकंड क्वेश्चन फिर वापस वॉच देख रहे हो, फिर थर्ड क्वेश्चन फिर वापस वॉच देख रहे हो। ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। तो हम लोग एक टारगेट लेके चलते हैं 15 मिनट्स का। ठीक है, 1 आवर के अंदर 25 क्वेश्चंस, तो 1/4 टाइम यानी कि 15 मिनट्स के अंदर कितने क्वेश्चंस कवर होने चाहिए? 6 क्वेश्चंस। हाँ, ऑलमोस्ट 6 क्वेश्चंस होने चाहिए, बिल्कुल। ठीक है, तो तुम 15 मिनट्स के बाद में वॉच देख सकते हो। यानी कि सपोज करो पेपर 2 o'clock को स्टार्ट होता है, तो 2:15 पे आपके 6 क्वेश्चंस हो जाने चाहिए। ओके 2:30 पे 12 क्वेश्चंस, 2:45 पे 18 क्वेश्चंस और 3 o'clock पे आपका जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है वो। ठीक है, इसमें एक पॉइंट ये भी देखो, एक स्ट्रेटेजी अच्छा, जैसे कुछ लोगों को ये लगता है या फिर 10th क्लास तक हम लोग ये फॉलो करते थे कि पहले पूरा पेपर रीड कर लो एक बार। सुना होगा सभी लोगों ने हाँ कि सर पहले पूरा पेपर रीड करो, फिर जो क्वेश्चन इजी होते हैं वो सॉल्व करो, जो क्वेश्चन टफ होते हैं उनको बाद में सॉल्व करो। यहाँ पे ऐसा मत करना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसा नहीं होता है कि पहले आप पूरा पेपर रीड करने बैठ गए। इस चीज को बिलीव करना है ना, पूरा पेपर कभी रीड मत करना, क्योंकि ऐसे भी पॉसिबिलिटी होता है कि काफी सारे क्वेश्चंस आपको टफ लगे। तो स्टार्टिंग में ही तुम्हें लगेगा कि यार काफी सारे क्वेश्चंस टफ हैं, तो वैसे ही पैनिक हो जाओगे। ठीक है, एक चीज और, देखने से नहीं समझ में आता है कि यार ये क्वेश्चन इजी है या ये क्वेश्चन टफ है। जब आप उसको सॉल्व करते हो ना तो समझ में आता है कि अच्छा अब इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन थोड़ा टफ जा रहा है या फिर क्वेश्चन आगे प्रोसीड नहीं हो रहा है। कई बार ऐसा भी होता है कि कोई क्वेश्चन देखने में 4-5 लाइंस में होता है, बट वो क्वेश्चन इजी होता है, मतलब वो 2-3 स्टेप्स में हो जाएगा क्वेश्चन। तो ये तो बिल्कुल फॉलो मत करना कि पहले सारे क्वेश्चंस रीड करने बैठ गए, क्योंकि रीड करोगे इसमें भी तो टाइम लगेगा ना। हाँ सर तुम ये करके देखना एक बार, ठीक है, मतलब एग्जाम में मत करना, अलग से करना। 25 क्वेश्चंस को आप केयरफुली रीड करते हो ना, तो मुझे लगता है मिनिमम 10 मिनट्स तो लगेगा कम से कम।
केयरफुली रीड करते हैं सोच के, तो उसका बेनिफिट कभी नहीं होता है। क्योंकि जैसे 10th क्लास तक क्या होता था, काफी सारी चीजें आप लर्न करते थे, सोशल साइंस में भी, साइंस में भी, और मैथ्स में तो खैर लर्न नहीं करते हैं, लेकिन जैसे इंग्लिश वगैरह हो गया, उसमें काफी सारी चीज लर्न करते हो कि ऐसा कुछ इंसिडेंट था, वो आपने लर्न किया, सेम क्वेश्चन एग्जाम में आ गया आपको। जैसे एग्जाम में लाइक कोई भी क्वेश्चन, मतलब समझ गए ना, सोशल साइंस के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन, उसको आपका हाँ मेमोरी सर। है तो आपको समझ में आ जाएगा कि यार ये क्वेश्चन तो मेरे को लर्न है, इसको तो मैं क्लिक कर दूंगा। यहाँ पे ऐसे नहीं होता यार, सारे क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स होते हैं, सॉल्व करने होते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट तो ये, मतलब फर्स्ट पॉइंट तो खैर बहुत सारे हो गए। अभी एक पॉइंट ये कि पेपर रीड नहीं करना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करो, पीसफुली स्टार्ट करो। काफी बार ये होगा कि हो सकता है तुम्हें 1 2 3 4 क्वेश्चंस ना हो, तो उसमें पैनिक नहीं होना होता है, ठीक है। एक बेस्ट स्ट्रेटेजी, वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रेटेजी ये होती है कि आप सारे 25 क्वेश्चंस अटेम्प्ट ही मत करो, ठीक है। 25 में से तुम एक चीज समझने का ट्राई करना, 25 में से आप 15 क्वेश्चंस करेक्ट कर देते हो, 15 क्वेश्चंस पर सब्जेक्ट, तो आपका टोटल स्कोर कितना हो जाएगा? 180। 180। यार 180 कम स्कोर नहीं होता है। कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बोर्ड्स की जैसे बिहेव नहीं करते हम लोग कि 100% मार्क्स लेके आने हैं, 95% मार्क्स लेके आने हैं, 90% मार्क्स लेके आने होते हैं। वैसे मार्क्स आते ही नहीं है कभी भी। हाँ मतलब अब आ जाते हैं, लेकिन अभी फर्स्ट पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ लोगों के लिए बोल रहा हूँ मैं, सबके लिए नहीं बोल रहा हूँ। यदि आप 15 क्वेश्चंस भी टारगेट करते हो तो ये कम स्कोर नहीं होता है। 15 क्वेश्चंस करेक्ट करने के लिए आपको एटलीस्ट 18 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। अटेम्प्ट करने का मतलब ये होता है कि जिनको आप क्लिक करके आओगे वहां पे। लेट्स से 18 में से 2 क्वेश्चंस रॉन्ग हो गए, 16 करेक्ट भी हो गए, तो भी आपका स्कोर 16 करेक्ट यानी कि 64, 2 रॉन्ग यानी -2, 62 यानी 186। अच्छा स्कोर होता है 186, कम नहीं होता है। स्कोर हमेशा इंक्रीजिंग ही होगा आप लोगों का, है ना। तो 186 भी कोई फर्स्ट एग्जाम में लेके आ रहा है ना, तो 101% सेकेंड एग्जाम में उसका 200 प्लस हो जाएगा अपने आप से। थर्ड एग्जाम में फिर 210, फिर 220, फिर 230 के बाद आप लेके आ जाते हो ना, तो वो भी तो काफी ज्यादा अप्रिशिएट करने वाला स्कोर है। आप फर्स्ट एग्जाम में 230 प्लस ले आते हो तो, ठीक है। ओके, तो 15 क्वेश्चंस तो मिनिमम करना ही करेक्ट करने का, ठीक है। इसका मतलब ये होगा कि जब आप फर्स्ट सब्जेक्ट कंप्लीट कर लेते हो तो एक बार तुम देखना वहां पे, तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। अभी हम लोग एक सेशन लेंगे तो वहां पे सब कुछ शो करता है कि आपने कितने क्वेश्चंस क्लिक किए हैं, कितने क्वेश्चंस को आप स्किप किया है, कितने क्वेश्चंस को आप बाद में अटेम्प्ट करने वाले हो, ठीक है। वो सब मार्क होते हैं, अलग अलग कलर्स होते हैं वहां पे, तो वो सब समझ में आ जाता है। तो पर सब्जेक्ट कंप्लीट होने के बाद आपको ये एश्योर हो जाना चाहिए कि हाँ यार आपने 17 to 18 क्वेश्चंस को क्लिक किया है, ठीक है। बाकी ऐसा भी कर सकते हो कि 15 ही करो और सारे क्वेश्चंस करेक्ट कर दो। इसमें एक स्पेशलिटी ये भी है, तुम एक चीज समझने का ट्राई करना, ये बहुत बड़ी बात है कि आप 25 क्वेश्चंस को बना देते हो, ठीक है। तो पर क्वेश्चन कितना टाइम मिल रहा था? ऑलमोस्ट 2 मिनट्स। और लेट से कोई 15 क्वेश्चंस को ही टारगेट करता है, तो पर क्वेश्चन कितना टाइम मिल रहा है? 4 मिनट। 4 मिनट्स। हाँ तो यार ये बहुत जमीन आसमान का डिफरेंस हो गया, ये डबल टाइम हो गया ऑलमोस्ट, मतलब एग्जैक्टली डबल टाइम हो गया। तो डबल टाइम मिल रहा है किसी क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन के लिए प्रिसीजन, एक्यूरेसी, उसको सॉल्विंग के लिए टाइम, और फाइनली उसके करेक्ट होने के पॉसिबिलिटीज तो काफी बढ़ जाएंगे ना। हाँ तो ये स्ट्रेटेजी भी कुछ खराब नहीं है कि आप 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट करो और सारे क्वेश्चन करेक्ट करके आ जाओ। हाँ अब पॉइंट आता है कि कौन से 15 क्वेश्चंस। तो यार वो तो देखो आपको प्रैक्टिस से ही समझ में आएगा, ऐसे नहीं होता कि ऐसे कोई कैटेगराइज नहीं कर सकता कि देखो 2 लाइंस वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो इजी होते हैं, 4 लाइंस वाले क्वेश्चंस टफ होते हैं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो वो जो आप प्रैक्टिस करोगे, इतने सारे जो हम लोग प्रैक्टिस शीट्स वगैरह अपलोड करते हैं, उसी से आपका एक माइंड मेकअप हो जाता है कि इस पैटर्न वाले क्वेश्चंस थोड़े टफ होते हैं, दिस पैटर्न वाले क्वेश्चंस थोड़े इजी होते हैं, दिस पैटर्न वाले क्वेश्चंस में मिस्टेक्स होने के चांसेस काफी होते हैं, दिस पैटर्न वाले क्वेश्चंस में कैलकुलेशंस होती है बट क्योंकि कोई स्पेशल कंसेप्ट नहीं होता तो इजी होता है। तो वो तो आप जब प्रैक्टिस करोगे बहुत सारा तो ही क्लियर होगा, ठीक है। ओके, इन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये वही कुछ ऐसी बात होगी कि एग्जाम था, आपने अपना
जैसे 10th क्लास तक ज्योमेट्री बॉक्स पूरा रेडी किया, पेन पेंसिल वगैरह सब कुछ, लेकिन पढ़ा कुछ नहीं, है ना? तो वैसे नहीं होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट तो नॉलेज ही है, बाकी सब चीजें सेकेंडरी होती हैं। आपका सब्जेक्ट स्ट्रांग है, नॉलेज स्ट्रांग है, सारे क्वेश्चंस को आप सॉल्व करना जानते हो, किस तरीके से स्टेप्स यूज होते हैं वो पता है तुम लोगों को, तो फिर कोई भी स्ट्रेटजी बनाने की कभी रिक्वायरमेंट नहीं होती, बस जाओ और युद्ध स्टार्ट कर दो, बस ऐसे। ठीक है, वो सब अपने आप से सॉल्व हो जाते हैं क्वेश्चंस। इंपॉर्टेंट पॉइंट कुछ ये है कि लाइक पैनिक मत होना, बस, है ना? अब यार देखो, ये चीजें ऐसी है, एक्चुअली ये चीजें सिखाने से नहीं आती है। मतलब ऐसा नहीं होगा कि मैंने बोला और अगले दिन से तुमने सब कुछ फॉलो किया। ये चीजें एक्सपीरियंस से आती हैं। फर्स्ट एग्जाम दोगे, सेकंड एग्जाम दोगे, थर्ड एग्जाम दोगे, फोर्थ एग्जाम दोगे, एग्जाम के बाद हम लोग फिर डिस्कशन करेंगे हर किसी स्टूडेंट से पर्सनली कि क्या मिस्टेक्स हुए थे, क्या मिस्टेक्स नहीं हुए थे। उनको नोट डाउन करके रखो, उनको नेक्स्ट टेस्ट में इंप्रूव कैसे करना है, वही चीजें हैं। ठीक है, तो फिर भी कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने आप लोगों को बताए हैं, उनको माइंड में रखना, पैनिक नहीं होना है। पहले पूरा पेपर रीड मत करना, क्वेश्चन 1 से स्टार्ट करना, माइंड को थोड़ा सा स्टेबल रखना अपना, और हैंड पे कंट्रोल होना चाहिए। ऐसे नहीं कि 2+2 को आप 5 कर रहे हो, 2+2 को 6 कर रहे हो। काफी लोग सिली मिस्टेक कर देते हैं। सिली मिस्टेक कोई करता है तो मेरे अकॉर्डिंग तो बेस्ट एग्जांपल यही हो गया कि सपोज करो आपको किसी के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करने हैं, लेट्स से 50,000 रुपीज ट्रांसफर करने, और आपने किसी और के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दिए बिकॉज ऑफ सिली मिस्टेक, आपने अकाउंट नंबर गलत लिख दिया था। तो ये तो वही हो गया ना, मतलब तुम वीक 2+2 5 कर देते हो, तो ये सेम इसी एग्जांपल हो गया ये, कि कहीं और ट्रांसफर करना था, कहीं और ट्रांसफर कर दिया। या फिर ऐसे सपोज करो रोड क्रॉस कर रहे हैं और काफी केयरफुल रहना होता है आपको, लेफ्ट राइट दोनों तरफ देखना होता है। तो ये सब चीजें ऐसी जहाँ पे हमारा माइंड अलाउ ही नहीं करता है हमें सिली मिस्टेक्स करने के लिए, तो वैसे ही माइंड को रेडी करना होता है आपको एग्जाम के लिए भी अपना। ठीक है, बहुत ही शांति से और कूल माइंड से पेपर सॉल्व करना होता है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, अभी जो हम लोगों ने जो भी पॉइंट डिस्कस किए, इसके अलावा भी कोई पॉइंट आता है तो आज सब लोग एक पर्सनल डायरी बना के उसमें नोट करना। आप अपने अकॉर्डिंग भी नोट करना कि आपका 10th तक क्या रहता था एग्जाम के टाइम पे, किस तरीके से उसको इम्प्रूव करना है, कौन से स्टेप्स आप एग्जाम में फॉलो करने वाले हैं। ठीक है, होता क्या है कि जस्ट हम लोग चीजें डिस्कस करते हैं ना, तो वो लॉन्ग टर्म नहीं रहती हैं, भूल जाते हैं हम लोग। तो बेस्ट ये रहता है कि कोई भी चीज हो आप उसको नोट करके रखो अपनी पर्सनल डायरी में। नोट करने से क्या होता है, चीज फिक्स हो जाती है। फिर काम रहता है जस्ट एग्जीक्यूशन का, बार बार प्लानिंग चेंज नहीं करनी पड़ती है हम लोगों को, ऐसा। ठीक है, और भी कई सारी चीजें हैं, वो बताएंगे आपको धीरे धीरे एग्जाम के टाइम पे, एग्जाम के बाद में, है ना? अभी के लिए बस इतना है। बाकी क्वेश्चन सब्जेक्ट का जो ऑर्डर होना चाहिए, मेरे को ये ऑर्डर बेस्ट लगता था, केमिस्ट्री फिर फिजिक्स और फिर मैथमेटिक्स। ये कंफर्म है, केमिस्ट्री को फर्स्ट पे ही करना, बाकी मैथ्स और फिजिक्स जो आपका इंटरेस्ट है उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। एक चीज और सबसे इंपॉर्टेंट, दिल नहीं लगाना चाहिए पेपर से। जैसे काफी लोग क्या होते हैं, उनको लगता है कि यार मैंने फिजिक्स बहुत अच्छे से पढ़ा है, और क्योंकि उन्होंने अच्छे से पढ़ा है अपने डेली शेड्यूल में फिजिक्स को वो लोग ज्यादा टाइम देते थे, तो फिजिक्स के पेपर को ही करते रहते हैं वो। मतलब एक ईगो वाली प्रॉब्लम हो जाती है कि यार ये क्वेश्चन कैसे नहीं हो रहा है, ये तो मैं करके रहूंगा, ये तो मैंने इतने टाइम तक सॉल्व किया था। और उस चक्कर में फिर टाइम का ध्यान नहीं रहता, पता लगा कि 2 घंटे तक फिजिक्स ही करते रहे। तो वो नहीं करना चाहिए, है ना? पेपर के टाइम पे इमोशनल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल इमोशनल नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपने बहुत पढ़ा था, हो सकता है, अच्छी बात है, बट ये नहीं कि आप उसको 2 घंटे दे रहे हो, ऐसा नहीं। और कई बार ऐसा भी होगा कि यार जो सब्जेक्ट आपने बहुत अच्छे से पढ़ा था ना, उसी का पेपर टफ आ गया, वैसे भी होता है कई बार। तो हर किसी के लिए टाइम फिक्स है, उतना ही टाइम रखना चाहिए, वही बेस्ट होता है। ओके, और भी चीज तुम्हें अपने आप समझ में आएंगी, है ना? वो सब समझ में आएगा तुम्हें एग्जाम टाइम पे। ठीक है, तब उसके बाद डिस्कशन करेंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट टर्म पे हम लोगों ने स्टार्ट किया था ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, काफी सारे क्वेश्चंस इसके अंदर ऑलरेडी कंप्लीट हो गए हैं। आप लोगों को प्रैक्टिस शीट्स भी दिया था सॉल्व करने को, सॉल्व किया है प्रैक्टिस शीट? यस सर। हाँ सर। ठीक है, वो भी हाँ डिस्कस सर, करते हैं थोड़ा लेक्चर। किया। हाँ, वो भी डिस्कस करते हैं हाँ लेक्चर के सर। लास्ट में। पहले एक बार थोड़ा सा थ्योरेटिकल क्वेश्चन कवर कर लेते हैं। सो लास्ट लेक्चर तक कोई डाउट है किसी स्टूडेंट को? बोलो। नो। सर सिर्फ होमवर्क में है।
देखते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन nth टर्म ये होता है a into r to the power n minus 1. a is first term, r is common ratio, n is number of terms. Summation of n terms ये होता है a into 1 minus common ratio to the power number of terms अपन 1 minus common ratio या फिर this. ये सारी चीजें लास्ट टर्म पे कंप्लीट हो गई है, रिवीजन भी हो गया था लास्ट टर्म पे सबका. ठीक है, तो बाकी कोई डाउट है तो पूछ सकते हो. ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा था, लाइक 3 डिजिट नंबर्स सच दैट डिजिट्स आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. सेम क्वेश्चन हम लोगों ने किया था अरिथमेटिक में, वहां पे आंसर आता है 45. यहाँ पे काफी लोग जल्दी से आंसर बताते हैं इसका 15, बट एक्चुअल आंसर आता है इसका कितना? 70. 17. r is equal to 3/2 और r is equal to 2/3 पे भी 2 टर्म्स मिल रहे थे. तो ये सारे क्वेश्चंस हो गए हैं. कुछ स्टूडेंट हो सकता है आज फर्स्ट टाइम लेक्चर अटेंड कर रहे हो तो पूछ सकते हो अगर आपको कोई भी डाउट है तो. ठीक है, ये क्वेश्चन भी हो गया था लाइक 7, 77, 777, 4 times 7. Who will explain this question? बोलो प्रसन्न, तुम एक्सप्लेन करो. बोलो. हाँ सर, पहले 7 कॉमन लेना है. अच्छा ये बताओ, ये फिर ज्योमेट्रिक उसके बाद प्रोग्रेशन है 9. क्या? वेदर दिस नहीं इज सर. ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और नॉट? तो नहीं है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, क्योंकि कॉमन रेशियो फिक्स नहीं है. स्टार्टिंग में आप मल्टीप्लाई कर रहे हो 11, फिर 11 मल्टीप्लाई करते हो तो फिर 77 तो नहीं आता है. हाँ प्रसन्न अभी बोलो क्या बोल रहे हो. सर फिर 9 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है. 7 कॉमन, रिमेनिंग है 1, 11, 111, 1000, 111. ठीक है, फिर 9 मल्टीप्लाई और डिवाइड तो ये हो गया 7/9 एंड ब्रैकेट के इनसाइड पोर्शन में है दिस. ठीक है, नेक्स्ट बोलो. सर फिर हम 9 को 10-1 और 99 को 100-1 ऐसे लिखते जा 9 सकते हैं. को वी कैन राइट 10-1, 99 को वी कैन राइट 100-1, 999 को वी कैन राइट 1000-1 एंड सो ऑन. टोटल क्वेश्चन है यहाँ पर S20, यानी कि टोटल 20 टर्म्स का समेशन -1 -1 -1 -1 अप टू 20 टाइम्स. लाइक एप्पल 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 20 तो 20 एप्पल्स, -1 -1 -1 तो -20. Remaining portion है this 10, 100, 1000 and 10,000. This is clearly geometric progression with first term 10. and common ratio is also 10. 10. Formula होता है 10. this first term into common ratio to the power number of terms -1 upon common ratio -1, यानी कि 10 - 9. बाहर है 7/9. तो यहाँ तक लास्ट टर्म पे कंप्लीट हो गया था. ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करने को बोला था. ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन कंप्लीट. इस क्वेश्चन में डाउट है. हाँ सर, थोड़ा सा डाउट है. Anyone who can explain this question? सर मैंने ट्राई किया, आई डोंट नो इफ इट्स करेक्ट. Answer? कॉमन रेशियो इज 1 + √5/2. Correct. देखते हैं. Sides in geometric progression. So sides in geometric progression we can consider AR और AR Square. स्क्वायर. अभी ये है राइट एंगल ट्रायंगल. राइट एंगल ट्रायंगल का स्पेशलिटी ये होता है कि वहां पे वी कैन अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम. व्हाट इज पाइथागोरस थ्योरम? हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस Height square. हाइट या फिर परपेंडिकुलर स्क्वायर. एग्जैक्टली. ठीक है, बस इतना ही कंसेप्ट था यार, ये ना क्वेश्चन हो गया बस. a square r to the power 4 is equal to a square plus a square r square. Done. a square cancel, remaining है r to the power 4 is equal to 1 plus R square. using transposition on the left side, r to the power 4 minus r square minus 1 is equal to 0. 0. अभी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो नहीं है, ये 4 डिग्री इक्वेशन है. ये पढ़ेंगे हम लोग इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस इन द चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अभी यहाँ पे ये कर सकते हो कि r स्क्वायर को वी कैन सब्स्टिट्यूट T. t. करो, सॉल्व करो, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ t. निकालो. इफ r स्क्वायर इज t. अच्छा ऐसा नहीं होता कि t क्यों रख रहे हैं, आप कोई भी अपना फेवरेट अल्फाबेट भी यूज कर सकते हो, है ना, वो मैटर नहीं करता है. तो r स्क्वायर इज t, देन r to the power 4 will be
T square. So this is t square minus 1 minus t minus 1 is equal to 0. क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मिडिल टर्म स्प्लिट तो यहाँ पे पॉसिबल है नहीं, सो वी कैन अप्लाई द फॉर्मूला x is equal to minus b plus plus minus under root of t square minus 4ac by 2. हाँ बिल्कुल. तो अभी वैल्यू ऑफ t इज इक्वल टू माइनस बी यानी कि 1. a is coefficient of x square, b is coefficient of x, c is constant term. यहाँ पे t square है तो a is coefficient of t square, b is coefficient of t यानी कि -1 और c है constant term. तो माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, -1 का स्क्वायर 1 माइनस का 4a और c कितना हो गया बोलो ये 5 अपॉन 2a यानी कि 2 into 1. What is t? t is r square. तो r square is equal to 1 प्लस या फिर माइनस √5/2. ठीक है. अभी पृथ्वीराज तुम बोलो, what sign should be used? Which sign should be used? Plus or minus? प्लस यूज करोगे, नेगेटिव यूज नहीं कर सकते. क्यों, क्या इश्यू है नेगेटिव में? देखो आप नेगेटिव यूज करते हो ना, तो ये तो कंफर्म है कि √5 ही बड़ा होता है 1 से. तो इफ वी यूज नेगेटिव साइन 1 minus √5 विल बी नेगेटिव और पॉजिटिव? नेगेटिव. बट लेफ्ट साइड में है स्क्वायर r स्क्वायर एंड स्क्वायर्स कैन नॉट बी नेगेटिव. स्क्वायर्स कभी नेगेटिव नहीं होते हैं. तो डेफिनेटली आप यूज करोगे प्लस साइन यानी कि 1 + √5/2. ये है वैल्यू ऑफ r स्क्वायर. सो r इज इसका भी अंडर रूट √5 + 1/2 एंड देन under root. क्लियर? Yes sir. अच्छा ये बताओ √5 इज ऑलमोस्ट कितना? 2 points. √4 is 2, 3. So √5 will be 2 point something, 2 point something plus 1. 3 3 point something. 3 point something upon 2. 1.5 something. हाँ, और 1.5 समथिंग का स्क्वायर रूट भी ग्रेटर देन 1 यानी r ग्रेटर देन 1. ठीक है. अच्छा अब ये बताओ, क्वेश्चन था यहाँ पर, एक तो ये क्वेश्चन था कॉमन रेशियो तो हो गया, ये आंसर है √5 + 1/2 एंड देन कंप्लीट स्क्वायर रूट. इसकी वैल्यू ऑलमोस्ट 1 पॉइंट समथिंग ही आने वाली है ना. इसमें एक क्वेश्चन ये भी था लीस्ट एंगल. अभी देखो क्या होता है ना, जैसे ट्राइंगल है तो ट्राइंगल में लेट्स से साइड से ABC और लेट्स से A स्मॉलेस्ट है, तो A के अपोजिट एंगल भी स्मॉलेस्ट ही आएगा. मतलब तुम इस तरीके से समझने का ट्राई करो, जैसे 2 साइड्स है, आप इस एंगल को इंक्रीज करो कंटिन्यूअस, तो इस एंगल को इंक्रीज करोगे तो दिस साइड इंक्रीज और डिक्रीज? इंक्रीज. हाँ मतलब ऐसे होता रहेगा ना, ऐसे होगा तो इंक्रीज होगा. तो बेसिकली क्वेश्चन था यहाँ पे फाइंड आउट द लीस्ट एंगल. तो लीस्ट एंगल विल बी द एंगल अपोजिट टू द लीस्ट साइड. ठीक है. अभी r है ग्रेटर देन 1, तो विच साइड इज स्मॉलेस्ट? AB, BC या AC? BC स्मॉलेस्ट है, तो इसके अपोजिट यानी दिस एंगल शुड बी स्मॉलेस्ट. एग्जैक्टली. हाँ तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ क्लियरली. एंगल A will be smallest. फाइंड करना है एंगल A. दिस साइड था A, ये है AR, ये है AR स्क्वायर. सो फॉर A वी कैन यूज tan sin cos, कुछ भी यूज कर सकते हो. tan थीटा यूज कर लेते हैं. tan A, tan थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस या फिर अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड. सुना होगा सभी लोगों ने. अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड ऐसा. ठीक है, पढ़ेंगे ये ट्रिग्नोमेट्री में. ट्रिग्नोमेट्री ऑलमोस्ट 1.5 मंथ्स के बाद आएगा. तो tan A इज इक्वल टू 1 अपॉन r यानी दिस का रेसिप्रोकल. सो 2 अपॉन √5 + 1 एंड देन अंडर रूट
स्क्वायर रूट। अभी क्या होता है ना, ये वैल्यू पता नहीं होती हम लोगों को। जैसे सपोज करो इस तरीके से कुछ होता, लेट्स से 10a is equal to 1/√3, then a will be definitely, 30 degree, let's say 10a is equal to √3, then a is equal to, 60 degree, if tan theta is equal to 1, then theta is equal to, 45 degree. 45 डिग्री। हाँ अभी क्या है, ये वैल्यू जो है ना पता नहीं होती है, तो इसको ऐसा लिख देते हैं, a is equal to tan इनवर्स बोलते हैं इसको। ये नोटेशन है, इसका मीनिंग ये होता है, लाइक एग्जांपल tan इनवर्स 1/√3, यानी एट विच एंगल tan गिव 1/√3। आंसर 30 डिग्री। tan इनवर्स √3 एट विच एंगल tan गिव्स 60 √3, 60 degree. 60 डिग्री। tan इनवर्स 1 एट विच एंगल tan प्रोवाइड 1, 45 डिग्री। ये वैल्यू नहीं पता होती है, इसको एज इट इज ही लीव करते हैं। डन। इसका आइडिया बता सकते हो ऑलमोस्ट कितना आने वाला है, वो सब बात की बातें हैं, ट्रिग्नोमेट्री में सीखी है। सर हाँ बोलो। सर दूसरे रेशियोज भी यूज कर सकते हैं ना? डेफिनेटली यूज कर सकते हो, डिपेंड Angle करेगा पे। ऑप्शन, बिल्कुल डिपेंड करेगा ऑप्शन पे। अभी हम लोगों ने tan थीटा यूज किया था, रिमेनिंग जो भी होते हैं साइन कॉस कॉट सेक कोसेक वो भी यूज कर सकते हो। ऑप्शंस पे डिपेंड करने वाला है कि ऑप्शन किस फॉर्मेट में है। ठीक है, tan थीटा है तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, साइन थीटा होता तो अपोजिट साइड अपॉन, हाइपोटेनस। हाँ तो वो फिर माइंड में रखना पड़ेगा। क्लियर? यस सर। ओके, इस क्वेश्चन सर में कोई भी डाउट? हाँ बोलो। सर मैंने आपको एक क्वेश्चन भेजा था। कहाँ पे? अच्छा, तुम्हारा नाम क्या है? सर प्रसन्न। ठीक है, देखता हूँ, रुको। देखते हैं लेक्चर क्लास में, देखते हैं। इस क्वेश्चन में कोई डाउट है किसी को? बोलो। सर मैंने ए बी को ए पकड़ा है और बी सी को ए आर। कोई मैटर नहीं करता है, तो फिर तुमने ये पकड़ा था ना, तो Yes. स्मॉलेस्ट एंगल विल बी एंगल सी। यस सर। हाँ तो देखो रेशियो तो वही आने वाला है, तुम इसको ए बोल रहे हो, ये ए आर बोल रहे हो, ये स्मॉलेस्ट है, ये अपोजिट एंगल, दिस स्मॉलेस्ट, tan थीटा इक्वल टू अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, तो भी कितना आ रहा है? 1/, आर। हाँ तो वो सेम ही आएगा वो तो। यस सर। हाँ ये मत करना यार, बस है ना कि पता लगा ये ए, सॉरी ये ए आर और ये आर स्क्वायर। खैर ये भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट यहाँ पे Okay, sir. डेफिनेटली आर की वैल्यू लेस देन 1 आएगी, क्योंकि हाइपोटेनियस ही ग्रेटेस्ट होता है इन अ राइट एंगल Right ट्रायंगल। side. हाँ नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है दिस, a geometric progression having 2n terms. अच्छा 2n is even number and 2n plus 1 is नेगेटिव। नहीं, odd नहीं बेटा, Number. नहीं, हाँ odd number. So a geometric progression having 2n terms if summation of terms of odd places का मतलब हो गया फर्स्ट प्लेस, थर्ड प्लेस, फिफ्थ प्लेस, ऐसा। ठीक है, दिस इज गिवन एज S1 and if summation of terms of even places is S2, then find common ratio. आंसर चैट बॉक्स करना है। Answer should be in terms of S1, S2 and n यूज हो रहा है तो n। Okay. Sila.
a geometric progression having 2n terms या फिर even number of terms, summation of terms of odd places given है S1, summation of terms of even places given है S2, then find out the common difference, sorry common ratio. ठीक है. आयुष मिस्टेक है आंसर में. ओके सर चेक कर. हाँ थोड़ा मिस्टेक है. ओके Is there any student who is attending maths lecture for the first time today? Yes, sir. Anu? Yes, sir. Sangram? Maybe, sir. Anup और संग्राम अपने लेक्चर्स YouTube रिकॉर्डिंग गो थ्रू किया है क्या? नहीं सर. अभी समझ में आ रहा है कुछ? हाँ वैसे अलचित हूँ सर मैं. अच्छा अरिजीत अरिजीत ओके. हाँ वो मैंने नाम चेंज नहीं किया था. ठीक है. अच्छा तुम्हें तो आ रहा होगा समझ में फिर है ना? हाँ. इधर अनूप आपको क्लियर हो रहा है कुछ? ठीक है. अभी नेक्स्ट वीक से शायद हम लोग शायद क्या मतलब रेमेडी लेक्चर्स रखेंगे, तो जैसे बायो के चल रहे हैं अभी मॉर्निंग में, तो फिर कंप्लीट हो जाएगा जिन लोगों का मिस हुआ है कुछ. बाकी काफी अच्छे से बता रहे हैं, मतलब यूट्यूब पे भी थोड़ा सा तुम जल्दी से फास्ट फॉरवर्ड करके देख लेते हो. A geometric progression having 2n terms, summation of terms of odd places है S1, even places है S2, then find out the common ratio. अब देखो इसमें काफी लोग कुछ तो रैंडम कर रहे होंगे, ए वगैरह इतना नहीं करना होता है. थोड़ा सा सोचो. टर्म्स जो होते हैं ना ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में, उनका स्ट्रक्चर होता है लाइक दिस: ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ए आर टू द पावर 4 एंड सो ऑन. ठीक है. अभी ऑड प्लेसेस वाले टर्म्स है these are some. फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म, फिफ्थ टर्म, एंड इवन प्लेसेस वाला टर्म सेकेंड टर्म, फोर्थ टर्म, सिक्स्थ टर्म. ठीक है. तो ऑड प्लेसेस वाले टर्म्स का समेशन विल बी ए आर स्क्वायर, ए आर पावर 4 एंड सो ऑन, एंड दिस इज गिवन एज S1. S1. हाँ. समेशन ऑफ टर्म्स ऑफ इवन प्लेसेस ए आर क्यूब, ए आर पावर 5 एंड दिस इज गिवन एज S2. S2. अभी इन दोनों में कुछ तो समझ में आ रहा होगा आप लोगों को. हाँ डिवाइड कर. हाँ बेसिकली फर्स्ट जो इक्वेशन है ना, इसको r मल्टीप्लाई किया है उन्होंने. देखो ए आर क्यूब ऐसा, तो इसमें से आप r कॉमन भी लेते हो ना तो भी काम हो गया. r कॉमन रिमेनिंग है ए आर स्क्वायर, ए आर पावर 4 एंड सो ऑन इज इक्वल टू S2, एंड दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल टू S1. ये है S1. तो r इंटू S1 इज इक्वल टू S2. फाइनली r इज इक्वल टू S2 upon S1. S2 अपॉन S1. बस इतना ही आंसर है. यानी कि समेशन ऑफ टर्म्स ऑफ इवन प्लेसेस अपॉन समेशन ऑफ टर्म्स ऑफ ऑड प्लेसेस. ऑड प्लेसेस. इसको लर्न करने का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है. मैथ्स में चीजें लर्न नहीं की जाती है ना, बस कुछ फॉर्मूले होते हैं और वो भी बहुत ज्यादा फॉर्मूले नहीं होते हैं.
लाइक अभी 39 पेज हो गए और अभी तक जस्ट हम लोगों ने आई थिंक 4 ही फॉर्मूले लिखे हैं बस, अरिथमेटिक का nth टर्म, समेशन ऑफ टर्म्स, ज्योमेट्री का nth टर्म और समेशन ऑफ टर्म्स। मैथ में नहीं होते हैं फॉर्मूले, कंसेप्ट्स होते हैं बस। नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है दिस, 3 terms are in GP if middle term is doubled. Then all 3 terms are in AP. Find out common ratio of G. अच्छा कार्तिक तुम बोलो, if A, B, C are in arithmetic progression, then हाँ sir, then ABC are in arithmetic progression, then B minus A will be equal to C minus B, which is equal to D. वो तो होता ही है, लेकिन एक ये भी बताया था ना, लाइक मिडिल टर्म का डबल हाँ 2B is equal to A plus C, हाँ वो भी था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मिडिल टर्म का डबल इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस थर्ड टर्म। करो क्वेश्चन, ट्राई करो, इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन मिस्टेक है आंसर। पृथ्वीराज मिस्टेक है आंसर में। अर्णव पाटिल मिस्टेक आंसर है। देखो काफी लोग कॉमन रेशियो 1 आंसर कर रहे हैं। लेट्स से कॉमन रेशियो है 1, इसका मतलब ऑल 3 टर्म्स विल बी इक्वल। अभी क्वेश्चन था मिडिल टर्म को डबल करते हैं, यानी A to A, सो सीक्वेंस इन AP। तो ये AP है क्या बोलो? नहीं सर, नहीं, बिल्कुल नहीं है। तो R इज इक्वल टू 1 तो पॉसिबल ही नहीं। चलो स्टार्ट करते हैं। 3 terms are in geometric progression. Terms can be considered as A, AR और AR स्क्वायर। ठीक है, तो ये है GP। मिडिल टर्म इज डबल्ड, यानी A to AR और AR स्क्वायर। दिस एक्सप्रेशन, सॉरी, these terms in AP। AP
एपी का स्पेशलिटी ये होता है कि मिडिल टर्म का डबल इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म में सेकेंड लास्ट थर्ड फर्स्ट टर्म प्लस थर्ड टर्म। ए और ए कैंसिल, रिमेनिंग है 4r इज इक्वल टू 1 प्लस आर स्क्वायर। हाँ सर मेरा वैसे है। आर स्क्वायर, हाँ मेरा भी। हाँ, यानी आर स्क्वायर माइनस 4r प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 0। इसमें जीरो। कोई डाउट? नो No. सर। ठीक है, मिडिल टर्म स्प्लिट तो पॉसिबल नहीं है यहाँ पे। वी कैन अप्लाई द फॉर्मूला। क्वेश्चन करेक्ट आंसर था आपका। आर इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर यानी कि 16 16 माइनस का -4 4 ए और सी। हाँ 16 minus 4 is 12 and 12 is 2√3 2√3 upon 2a यानी 2 अपॉन into 2। 1। हाँ बिल्कुल। तो r is equal to finally either 2 plus root 3 और 2 minus √3। ये इस क्वेश्चन बस इतना ही है, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। और क्या डन? यस सर। ठीक है, एक पॉइंट ये माइंड में रखना, लाइक एबीसी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, देन मिडिल टर्म का डबल यानी 2b is equal to a plus c, and if abc in geometric progression, तो देखो ज्योमेट्री का स्पेशलिटी ये है कि रेशियो सेम होते हैं, यानी b अपॉन a इज इक्वल टू c अपॉन b। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वगैरह यानी b स्क्वायर इज इक्वल टू ac। इसको वर्डिंग्स में हम लोग बोलते हैं कि स्क्वायर ऑफ मिडिल टर्म का स्क्वायर इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म इनटू थर्ड टर्म, और यहाँ पे मिडिल टर्म का डबल इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस थर्ड टर्म। करेक्ट है? नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। एक सिंपल सा कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट देख लो, इस पे काफी सारे क्वेश्चंस बनते हैं। ये है समेशन ऑफ इनफिनिट टर्म्स। ऑफ जीपी, summation of infinity terms। अभी प्रोग्रेशन है ज्योमेट्रिक लाइक दिस, और यहाँ पे टर्म्स है कितने बोलो? इसका समेशन ऑफ इन्फिनिटी टर्म्स एक्सप्रेशन आता है दिस, a अपॉन 1 माइनस आर। काफी ज्यादा सिंपल फॉर्मूला है, जस्ट a अपॉन 1 माइनस आर, यानी कि फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो। अभी आपके कुछ पॉइंट समझने वाले हैं ना, वो थोड़ा सा देख लो अच्छे से। देखो क्या होता है ना, दिस समेशन इज वैलिड ओनली इफ मॉडुलस ऑफ आर शुड बी लेस देन 1। देखो ये क्या है मॉडुलस, मतलब इस नंबर का जो मैग्नीट्यूड है ना वो 1 से कम होना चाहिए। लेट से 1 हो गया, तो 1 हो गया नहीं, ऑल टर्म्स आर इक्वल। तो ए ऐसे इन्फिनिटी टाइम्स समेशन कितना आएगा? इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी का डिफाइन नहीं होता है। सपोज करो r ग्रेटर देन 1, तो r ग्रेटर देन 1 पे क्या होता है, टर्म्स कंटिन्यूअसली इंक्रीज होते हैं, तो आपको बहुत बड़े बड़े टर्म्स मिलेंगे बाद में। देन आल्सो समेशन नॉट डिफाइंड। हाँ, इन्फिनिटी नॉट डिफाइंड। तो इसलिए हम लोग क्या है, r को लेस देन 1 करके रखते हैं। लेस देन 1 करोगे तो टर्म्स कंटिन्यूअसली क्या होंगे? डिक्रीज। ऐसे मान के चलो तुम कि एक जग है और इसमें आप ड्रॉप करके डालते हो पानी, तो हो सकता है 5-6 आवर्स में पूरा जग कंप्लीट हो, लेकिन इसे बकेट भर के डालोगे तो फिर तो पूरा रूम ही भर जाएगा ना। हाँ। तो वही बात है, टर्म्स थोड़े कम होने चाहिए बहुत सारे टर्म्स के समेशन के लिए। तो मॉडुलस ऑफ आर शुड बी लेस देन, इसको मॉडुलस बोलते हैं, नॉट लेस देन 1। बाकी इसका फॉर्मूला है दिस, a अपॉन 1 माइनस आर, जस्ट फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो। एक क्वेश्चन देता हूँ, ये कंप्लीट करो, देखते हैं कौन करेगा। क्वेश्चन है दिस, ये क्वेश्चन
9 to the power 1 upon 3, 9 to the power 1 upon 9, 9 to the power 1 upon 27, and so on up to infinity terms. Find out this expression. थ्री आंसर करेक्ट है. थ्री इज द करेक्ट आंसर. Okay. नॉट प्लस माइनस थ्री, जस्ट थ्री. स्क्वायर रूट्स आर ऑलवेज पॉजिटिव. तो देखो बेटा काफी सिंपल ही है ये. ए टू द पावर m into a to the power n will be a to the power M plus n. m plus n, यानी पावर्स विल बी एडेड. तो ये हो गया है अभी 9 to the power 1 upon 3 plus 1 upon 9 plus 1 upon 27 and so on, and this is clearly GP. GP. infinite GP with first term 1 by 3. 1 and by common 3. ratio 1 by 3. 1 by 3. so a upon 1 minus r. a upon 1 minus r. This is 1 upon 3. 1 minus 1 upon 3 is 2 upon 3. 3 3 cancel, यानी कि 1 upon 2, यानी 9 to the power 1 upon 2 और 9 का स्क्वायर रूट होता है कितना? 3. 3. Positive 3. Only plus 3, not negative 3. Square roots are always positive. मतलब जीरो भी हो सकते हैं, बेसिकली नेगेटिव नहीं हो सकते. हाँ, तो इस क्वेश्चन में कोई डाउट है किसी को? बोलो. No, sir. नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं. Summation of infinity terms is 9 upon 2 and first term is 2. Then find the second term. ये क्वेश्चन है. सर वो इनफाइनाइट के लिए हम n का फार्मूला यूज करें तो चलेगा? s of n टर्म्स. एस ऑफ एन कैसे यूज कर पाओगे? क्योंकि वहां पे तो टर्म्स क्या लिमिटेड होते हैं. देखो इसका रीजन क्या होता है बताता हूँ. एक्चुअली एस एन होता है ये a into 1 minus common ratio to the power number of terms upon 1 minus common. अपन 1 माइनस. हाँ. अभी होता क्या है, for infinity terms r should be less than 1. लेट्स से r हो गया 1/2. अब आप मेरे को ये बताओ, यहाँ पे आपने 1/4 s इन्फिनिटी 1/2 के ऊपर आप कितना इंडेक्स अप्लाई करोगे? इन्फिनिटी. ठीक है. अब मेरे को इतना बताओ कि 1/2 to the power 1, 1/2 to the power 2, सब लोग समझ लो एक बार. 1/2 होल क्यूब, 1/2 पावर 4, 1/2 पावर 5. ये एक्सप्रेशन कंटिन्यूअसली इंक्रीज या डिक्रीज? डिक्रीज. ये कंटिन्यूअसली डिक्रीज हो रहा है. ये केवल 1/2 था, ये 1/4 हो गया, वो 1/8 हो गया, ये 1/16 हो गया. डिनोमिनेटर कंटिन्यूअसली इंक्रीज, यानी ओवरऑल एक्सप्रेशन कंटिन्यूअसली Decrease. डिक्रीज. तो ये था, देखो ये था 0.5, ये हो गया 0.25, ये हो गया 0.125, ये और भी उससे कम हो गया 0.0 समथिंग. तो और इसकी पावर बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ, ये 0.00 समथिंग कुछ लग जाएगा. ये सुनो. Yes. यस सर. तो 1/2 to the power infinity को तो कितना कंसीडर कर सकते हो आप? 0. 0. तो यहाँ से क्या ये नंबर हट गया. अभी हाँ. रिमेनिंग कितना है बोलो? हाँ. a अपॉन a 1 अपॉन minus r. a इंटू. हायर a इंटू 1 तो a ही होता है ना. हाँ हाँ. सर. तो a अपॉन 1 माइनस r, ये इसका प्रूफ होता है. हाँ.
ठीक है। सर मतलब वैल्यू नेग्लिजिबल होती है, बहुत कम होती है। हाँ मतलब लेस देन 1 के ऊपर, ये मैं लेस देन 1 के ऊपर इंफिनिटी, आंसर टेंडिंग टू 0। ऐसा। सो हम n की जगह पे 0 लिख सकते हैं। n की जगह पे 0 नहीं लिख सकते, 1/2 टू द पावर n ये 0 होता है। ओके ओके। n तो इन्फिनिटी है। हाँ हाँ, मतलब r to the power n can be 0. r to the power n will be 0, not can be 0, Yes. will be 0, 0 ही हो जाएगा वो। तो ये तो इजी क्वेश्चन है, इसमें कुछ है नहीं। समेशन ऑफ इन्फिनिटी टर्म्स ऑलरेडी गिवन है 9/2 और ये होता है a/1 माइनस R r। फर्स्ट टर्म यानी a गिवन है 2, ये वैल्यू करो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 5 वगैरह, by 9 4/9। 10/9। हाँ, r इज इक्वल टू 1, बिल्कुल करेक्ट है, 5/9। क्वेश्चन है सेकेंड टर्म यानी t2 एंड सेकेंड टर्म इज a इंटू r, R हाँ यानी 2 10 इंटू ऐसा। 10/9। by 9 हाँ सर। कुछ भी नहीं था, बहुत इजी क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन सॉल्व करके देखो, जो भी देने वाला, देखते हैं कौन करता है। summation of terms of an infinite GP is 4 and summation of cubes of all these terms is 64/7, then find common ratio। ये क्वेश्चन सर ये शीट में है ना क्वेश्चन? हाँ सर शीट में। शीट में, मेजर शीट में या फिर नहीं मेजर में है सर। मेजर में। summation of terms of an infinite GP is 4, summation of cubes of all these terms is 64/7, then find out the common ratio। ये क्वेश्चन स्वयं तुम बताओ, a r² होल क्यूब इज इक्वल टू, सर a³ a6 करेक्ट है, करेक्ट है, बिल्कुल सही। इसमें कोई डाउट थोड़ी होता है यार किसी को, a³ r to the power 6, ठीक है। इसका फॉर्मूला ऑलरेडी पता है हम लोग को, a/1 माइनस r एंड दिस एक्सप्रेशन इज 4। करो सोचो, शुरू करो, देखते हैं एक साथ। दिस इज ऑल्सो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन विद फर्स्ट टर्म, a³ एंड कॉमन रेशियो r³ r³। करो, सही है, करेक्ट है, सॉल्व करो।
find out common ratio, basically we have to eliminate A. So what should be done to eliminate A? Substitution. रुको बेटा, रुक जाओ, ये कौन बताने वाला है? सर आप प्लीज रिपीट कर सकते हैं? क्या बोल रहे हो? सर ने आप प्लीज रिपीट कर सकते हैं, आप क्या बोले? मैं ये बोल रहा हूँ कि आपको क्वेश्चन में कॉमन रेशियो फाइंड करना है ना? हाँ सर। तो फॉर फाइंडिंग कॉमन रेशियो वी हैव टू एलिमिनेट द अदर वेरिएबल। हाँ यस सर। अदर वेरिएबल है यहाँ पे ए। हाँ, तो बेसिकली आपको ए एलिमिनेट करना है। हाँ। ए की वैल्यू यहाँ से निकाल के यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं ऐसा। ओके सर। तो ये हो गया a इज इक्वल टू 4 टाइम्स 1 माइनस आर, क्यूब करते हो तो 64 टाइम्स 1 माइनस आर होल क्यूब अपॉन 1 माइनस आर क्यूब इज इक्वल टू 64 अपॉन 7। हाँ, नाउ यहाँ पे भी दो फॉर्मूले अप्लाई करने पड़ेंगे, एक तो a माइनस बी का होल क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब। सर a क्यूब माइनस b क्यूब इज, रुक जाओ यार एक मिनट, एक सेकंड कार्तिक भाई, शुभंकर तुम बोलो a माइनस बी होल क्यूब। सर याद नहीं आ रहा है। कोई और? a माइनस बी होल क्यूब तो कहना है अरेना पाटिल ने हैंड रेज किया। हाँ अड्डा बोलो। हाँ सर, तो a क्यूब माइनस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, करेक्ट है। ये भी यूज कर सकते हैं लाइक a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। बाकी इसको यूज करना है नहीं करना है वो सोच लेना, है ना। और एक होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब, दिस एक्सप्रेशन इज a minus b ब्रैकेट a माइनस b a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। नहीं यार, 2ab नहीं आता, 2ab नहीं आता। और एक होता है दिस a क्यूब प्लस बी क्यूब, यहाँ पर a प्लस बी a स्क्वायर माइनस ab प्लस बी स्क्वायर। इसे पढ़ाने वाला हूँ यार आप लोगों को ना बेसिक्स में। ओके। हाँ, a क्यूब माइनस बी क्यूब स्टार्टिंग माइनस देन प्लस, a क्यूब प्लस बी क्यूब स्टार्टिंग प्लस देन माइनस। वन माइनस आर क्यूब, 1 is 1 क्यूब, r क्यूब is r क्यूब, ऐसा। तो a माइनस बी यानी 1 माइनस आर, ए स्क्वायर यानी कि 1, ए बी यानी r इंटू 1 और r स्क्वायर बी स्क्वायर यानी r स्क्वायर। इज इक्वल टू 1/7 ऐसा। करो यार, अभी तक आंसर ही नहीं आया सर। हाँ बोलो बोलो कार्तिक बोलो। सर नेगेटिव में भी कोई लिमिटेशन होता है आर की वैल्यू का? नेगेटिव में लिमिटेशन होता है क्या? हाँ, आपको नहीं, बोला नेगेटिव में कोई लिमिटेशन नहीं होता। 1 से लेस होना चाहिए। फॉर इंफिनिटी प्रोग्रेशन बोल रहे हो क्या? हाँ, इन्फिनिटी के लिए। फॉर इनफिनिट टर्म्स मॉडुलस ऑफ आर शुड बी लेस देन 1। लेस देन 1 में ये नहीं कि -100 तक चले गए, क्योंकि -100 का मैग्नीट्यूड कितना आएगा? प्लस 100। 100। हाँ मतलब भाई +100। तो r शुड बी इन द इंटरवल -1 to +1। -1 से +1 में हो सकता है बस, मतलब -0.5 एक्सेप्टेबल है, -0.2 एक्सेप्टेबल है, मतलब ग्रेटर एक्सेप्टेबल नहीं है। मैग्नीट्यूड शुड बी लेस देन, मैग्नीट्यूड शुड बी लेस देन, मैग्नीट्यूड उसका 0 पॉइंट समथिंग में आना चाहिए। जितने भी नंबर्स लेस देन 1 होते हैं ना वो 0 पॉइंट समथिंग होते हैं ऐसा।
-1/3 -1/3 तो होना। तो कुछ भी नहीं किया, जस्ट यहाँ पे क्यू माइनस बी क्यूब ही अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे 1 के साथ और दिस कैंसिल। टू टाइम्स। Now numerator is 1 minus r whole square, like a minus b whole square, which is a square plus b square minus 2ab 2 into r into 1, and denominator है this सर मेरा सेम आया है 1 plus r square is equal to 1/7। बस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, ट्रांसपोजिशन करो, उसको सॉल्व करके आंसर बता दो, क्वेश्चन कंप्लीट। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 7 minus 14r plus 7r square on the right side 1 plus r square using transposition left side। 7r square minus r square 6r square 6r square minus 14r minus r यानी कि माइनस का 15r और 7 minus 1 is 6 is equal to 0। 3 divide 2r square minus 5r plus 2 is equal to 0। मिडिल टर्म स्प्लिट इजीली और फिर इसका आंसर। यस सर। 2r common remaining r minus 2 minus 1 common remaining r minus 2 is equal to 0। either 2r is equal to 1 or r is equal to 2। r is equal to 1 by 2 r। एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन क्या है? r is equal to 2 is not possible because geometric progression for infinity terms उसमें होता है less than 1। तो फाइनल आंसर है काफी सिंपल स्वीट सा, r is equal to हाफ 1/2 1/2 हाफ। करेक्ट। तो इस क्वेश्चन को देख लो, अगर कोई डाउट है तो बताओ, बाकी इसका कैलकुलेशन है, कंसेप्ट तो ऐसा कुछ स्पेशल है नहीं। ओके सर। एक्सप्लेन कीजिए। तो 2r minus 1 है ना? 2r minus 1 कहाँ? चलो आप देखिए ना, 2r ब्रैकेट r minus 2 उसके बाद -1 है और उसके अंदर ब्रैकेट r minus 2 है। बेटा इसको ऐसे लिखोगे ना, कॉमन r minus 2। सर हमने r की वैल्यू 2 क्यों नहीं कंसीडर की? बेटा ये इन्फिनिटी क्वेश्चन तो देखो तुम, क्वेश्चन में इन्फिनिट जीपी बोला है, और इन्फिनिट जीपी का समेशन काफी टाइम से बोलते आ रहे हैं, इज डिफाइंड ओनली इफ उसका जो मैग्नीट्यूड है दैट शुड बी लेस देन 1। लेस देन 1 होना चाहिए तो ही इन्फिनिट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन डिफाइन होते हैं, अदरवाइज नहीं होते हैं, वरना उनका समेशन फिर इन्फिनिटी आता है। हाँ ओके ओके बिल्कुल। ये बहुत सिंपल सी बात है, देखो क्या होता है ना, r ग्रेटर देन 1 है तो आपको टर्म्स इंक्रीजिंग मिलते हैं, r लेस देन 1 है तो टर्म्स डिक्रीजिंग मिलते हैं। आप मेरे को इतनी बात बताओ, सपोज करो ये जग है, ठीक है, और ये टैप हो गया, इसमें से वाटर आ रहा है, वाटर का फ्लो रेट मैं इंक्रीज कर देता हूँ, मतलब कंटिन्यूसली टाइम के साथ इंक्रीज हो रहा है, तो ये बहुत जल्दी से फिल हो जाएगा ना। यस सर। हाँ। और पानी निकल के और भी तुमने इंक्रीज कंटिन्यूसली करते रखा इन्फिनिटी टाइम तक, तो ये जग जिस रूम में है वो रूम ही पूरा भर जाएगा। हाँ यस सर। यस। लेकिन इसमें जो वाटर आ रहा है उसका फ्लो रेट आप टाइम के साथ में कंटिन्यूसली कम कर दो। हाँ। तो कोई कंपलसरी नहीं कि पूरे दिन में भी ये भरे। हाँ हाँ हाँ, तो बस यही कंसेप्ट है और क्या नहीं, इसलिए r लेस देन 1 होता है। एग्जांपल और करते हैं, फिर नेक्स्ट कंसेप्ट में मूव करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है दिस, Sn is equal to सिग्मा, सिग्मा इंट्रोड्यूस किया है पहले, सिग्मा का मतलब होता है समेशन, ये होते हैं लिमिट्स, ऐसा अपर। काफी ज्यादा कॉमन क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, संडे वाले टेस्ट में भी ऐसा क्वेश्चन मिलेगा आपको देखने को।
Sn is equal to sigma r is equal to 0 to n 1 upon 2 to the power r. S is equal to sigma r is equal to 0 to infinity 1 upon 2 to the power r. If s minus Sn is less than 1000, 1 upon 1000, then we have to find out the n minimum value of n. ये क्वेश्चन है. Sigma summation limits r is equal to 0 to maximum limit r is equal to 1. यानी Sn है basically this 1 upon 2 to the power 0 यानी कि 1, फिर 1 upon 2 to the power 1, 1 upon 2 to the power 2, 1 upon 2 to the power 3, and maximum 1 upon 2 to the power n. ठीक है. अच्छा, how many terms? कितने terms हैं ये? n. n terms. ईशा कितने टर्म्स है ये? n+1. हाँ, ये n टर्म्स नहीं है, ये n+1 टर्म्स है. देखो 1 2 3 4 5 6 100 टर्म्स. इस तरह से हो रहा है 0. अभी कितने टर्म्स हो गए? 101. 101 टर्म्स. सपोज करो क्लास में जो रोल नंबर्स हैं वो 1 से स्टार्ट ही होते हैं. ठीक है, 1 से स्टार्ट होते हैं रोल नंबर्स और मैक्सिमम रोल नंबर है किसी का 50. मतलब क्लास में कितने स्टूडेंट हैं? 50. और लेट्स से किसी का रोल नंबर 0 से स्टार्ट होता है. अभी क्लास में कितने स्टूडेंट हैं? 51. एग्जैक्टली वही पॉइंट है. तो ये n+1 टर्म्स हो गए. तो ये n+1 टर्म्स का समीशन है. ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है सारे टर्म्स. तो इसको लिख लेते हैं पहले. समेशन ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन a into 1 minus common ratio to the power n+1 number of terms upon 1 minus common ratio. a होता है फर्स्ट टर्म. a into 1 minus common ratio to the power number of terms upon 1 minus common ratio. ये चीजों को समझने का ट्राई करो, सब सीखोगे, टेंशन मत लो उसका. ठीक है. 1 फिर इसका रेसिप्रोकल यानी कि 2 टाइम्स 1 minus 1 upon 2 to the power n+1 और ब्रैकेट. करेक्ट है? यस सर. तो सिंपलीफाई करो. अभी जो s है ना उसमें इनफिनिट टर्म्स है, तो उसमें डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करोगे a upon 1 minus r. करो, सॉल्व करो, अपने आप सॉल्व करते रहो. फिर बैठो मत यार, सॉल्व करते रहो, पेन चलाते रहो अपना. टू इधर और फिर 1 minus
1/2 to the power n plus 1. 2 अंदर मल्टीप्लाई, तो 2 माइनस, अच्छा ये बताओ 2/2 to the power n plus 1 is equal to 2 to the minus n. 1/2 to the power n, समझते हो नहीं? हाँ सर। तो यहाँ पे लिखा है ऐसा, ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं, कुछ भी नहीं है ना। और एक फाइंड कर लेते हैं कैपिटल एस। कैपिटल एस विल बी 1 plus 1/2 plus 1/4 1/8, लाइक यहाँ पे भी सब सेम ही है। हाँ बोलो। सर वो 2/n कैसे? ये बोल रहे हो क्या? हाँ, ये 2 अंदर मल्टीप्लाई किया बेटा, जैसे कुछ 2 into 1 minus 1/2 to the power 99। आप 2 अंदर मल्टीप्लाई करते हो तो 2 into 1 करेक्ट है, माइनस 2 into 1/2 to the power 99, और ये ऐसे कैंसिल 2 to the power 90, तो ये ऐसे आ गया। हाँ सर। अभी वहां पे 99 नहीं था, वहां पे n+1 था, तो n+1 में से एक हट गया तो n, ठीक है। ये है इनफाइनाइट प्रोग्रेशन समेशन, फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो, 1 minus 1/2 is 1/2, रेसिप्रोकल देन 2। क्वेश्चन है s minus sn, दिस वैल्यू इज s minus दिस वैल्यू इज sn, एवरीथिंग शुड बी विद साइन, विदाउट सिली मिस्टेक, और ब्रैकेट है तो ब्रैकेट। कुछ लोग जल्दीबाजी में ऐसा लिख देते हैं, ये बिल्कुल गलत है, ऐसे नहीं होता है, ब्रैकेट आना चाहिए। और दिस एक्सप्रेशन इज लेस देन 1/100, अच्छा 1000। हाँ, ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव साइन ओपन करोगे तो साइन चेंज, यानी 2 minus 2 minus minus प्लस ऐसा इज लेस देन 1/1000, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसको, 1000 into 1 शुड बी लेस देन 2 to the power n, और वी कैन से 2 to the power n शुड बी ग्रेटर देन 1000। तो क्या लगता है मृणाल, आप बताओ n मिनिमम कितना होना चाहिए? टू टू द पावर 9 500 and, हाँ 2 to the power 9 is 512। हाँ तो वो तो ग्रेटर देन 1000 नहीं होता ना, एंड 2 to the power 10 is 1024। तो मिनिमम n कितना होना चाहिए बोलो? 10। ये आंसर है, समझ गए? हाँ सर। करेक्ट। अच्छा, शीट में कुछ डाउट है आप लोगों को तो वो डिस्कस कर लेते हैं। नहीं सर, शीट में नहीं डाउट। चलो शीट में किसी को डाउट है तो मेरे को एक सेपरेट व्हाट्सएप कर देना, एक सेपरेट जो मीटिंग रखे वो हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? सर मेजर में डाउट है। हाँ तो सेपरेट मीटिंग रख के डिस्कस कर लेंगे, कोई इशू नहीं, बता देना मेरे को, इवनिंग को डिस्कस कर लेंगे, है ना? चलो मैं आप लोगों को एक चीज सिखा देता हूँ जो कि एक्चुअली नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग को यूज होने वाला है, और वो है मल्टीप्लिकेशन फास्ट कैसे करते हैं। जैसे क्वेश्चन है ये x² - 1 इंटू x³ प्लस 2x² माइनस 3x प्लस 2, लेट से ये मल्टीप्लाई करना है, और भी बड़ा कर सकते हो स्क्वायर, है ना? जैसे इधर भी काफी सारे टर्म्स हैं। हाँ तो अभी तक हम लोग क्या है, ऐसे नॉर्मल मल्टीप्लाई करते हो, पहले आप x³ को मल्टीप्लाई करोगे, फिर x² को मल्टीप्लाई करोगे, फिर x को मल्टीप्लाई करोगे, फिर 2 को मल्टीप्लाई करोगे। इतना नहीं करना है, बहुत फास्ट भी कर सकते हो इसको। आप मेरे को बस इतना बताओ कि इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो मैक्सिमम पावर कितना ऑब्टेन होने वाला है? 6। हाँ, इसमें मैक्सिमम पावर ऑब्टेन होगा x to the power 6 जब आप ये x³ और ये x³ यूज करोगे। इसमें कोई डाउट? नो। तो बेसिकली यहाँ पे मैक्सिमम पावर विल बी x to the power 6
फिर उसके बाद आएगा पावर 5, फिर उसके बाद आएगा पावर 4, फिर आएगा पावर 3, फिर आएगा एक्स स्क्वायर, फिर एक्स, और फिर कांस्टेंट टर्म। ये क्लियर? हाँ यार ये बहुत शानदार चीज सिखा रहा हूँ, आप लोग समझ लो, ये बेसिक्स का ही पार्ट होता है और यूज होता है हर चैप्टर में, मतलब हर चैप्टर में तो नहीं, काफी जगह पे यूज होता है। ठीक है, अभी x टू द पावर 6 के टाइम पे आपको केवल x टू द पावर 6 पे ही कॉन्सेंट्रेट करना है। x टू द पावर 6 को पावर 5, पावर 4 अदर पावर्स इफेक्ट नहीं करते हैं। ऑब्वियसली बात है, x टू द पावर 6 में आप x टू द पावर 5 ऐड नहीं कर सकते, दोनों अलग अलग टर्म्स है। हाँ, मल्टीप्लाई कर सकते हो, मल्टीप्लीकेशन विल बी x टू द पावर 11। ठीक है, अभी x टू द पावर 6, ऐसा समझो कि ये है फैमिली ए, दिस इज फैमिली बी। फैमिली ए में अवेलेबल है 4x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर और माइनस 1। फैमिली बी में अवेलेबल है x क्यूब 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। फैमिली ए और फैमिली बी के लोग आपस में मल्टीप्लाई होने वाले हैं। पॉइंट ये है कि फैमिली ए के लोग आपस में मल्टीप्लाई नहीं होंगे, फैमिली बी के लोग आपस में मल्टीप्लाई नहीं होंगे। ये समझ में आ गया सबको? ठीक है, अब आप ये सोचो x टू द पावर 6 क्रिएट करना है, x टू द पावर 6, तो दिस x क्यूब शुड बी मल्टीप्लाइड विद x क्यूब। एक ही पॉसिबल। ओके, हाँ अभी वॉइस क्लियर है? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, तो x क्यूब इंटू एक्स क्यूब विल बी x टू द पावर 6। लेट से आप x क्यूब को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हो, देन आंसर x टू द पावर 5। हाँ, तो बस यही है, हर टर्म को इंडिविजुअली मेजर कर लेते हैं। तो x टू द पावर 6 के लिए एक ही पॉसिबिलिटी है कि फैमिली ए से आना चाहिए x क्यूब और फैमिली बी से x क्यूब, और कोफिशिएंट मल्टीप्लाई कर दो, 4 इंटू 1 आंसर 4, यानी 4x टू द पावर 6। अच्छा, ये बताओ x टू द पावर 6 के क्रिएशन में x स्क्वायर यूज होगा क्या? नहीं सर, नहीं हो पाएगा, क्योंकि x स्क्वायर यूज हो सकता था इफ फैमिली बी में कौन अगर x अवेलेबल टू द पावर 4 होती तो 4 होना चाहिए, बट नहीं है वहां, तो नहीं होगा यूज। सेकंड आते हैं x टू द पावर 5 पे। ठीक है, सो 4x टू द पावर 5 का क्रिएशन करना है हमें, x क्यूब शुड बी मल्टीप्लाइड विद x स्क्वायर। एग्जैक्टली, ध्यान ये रखना, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव, नेगेटिव इंटू नेगेटिव। 4 इंटू 2 8x। इसके अलावा देखो ये भी यूज कर सकते हो, दिस शुड बी मल्टीप्लाइड विद x क्यूब। कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करो, माइनस 2 माइनस 1 मल्टीप्लाई होना चाहिए क्या? नहीं, पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब x टू द पावर 5 मिलने वाला है कितना? 6। यार ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है, बाकी ये विद इन 10 सेकंड्स आप पूरा मल्टीप्लाई कर देते हो इसको, विद इन 10 सेकंड्स, बहुत जल्दी से सोच के मल्टीप्लाई हो जाता है। x टू द पावर 4x टू द पावर 4, x क्यूब शुड बी मल्टीप्लाइड विद x। यस, कितना? -12। करेक्ट है। अभी सेकंड देखो, x स्क्वायर शुड बी मल्टीप्लाइड विद क्या? हाँ, x स्क्वायर। हम x क्यूब को -1 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। किसको? x क्यूब को? नहीं सॉरी, x स्क्वायर और x स्क्वायर कोफिशिएंट का मल्टीप्लिकेशन -4। x टू द पावर 4 के क्रिएशन में ये -1 यूज होगा क्या? बोले नहीं हो पाएगा। हो सकता था, यहाँ पे कौन अवेलेबल होता था? x टू द पावर 4। बट अभी नहीं है, तो फिर नहीं होगा यूज। तो बेसिकली x टू द पावर 4 मिलने वाला है आपको -16। नेक्स्ट आता है x क्यूब पे। फॉर क्रिएशन ऑफ x क्यूब, दिस टर्म शुड बी मल्टीप्लाइड विद कांस्टेंट 2 into 4 8. This x square should be multiplied with x 3x coefficient +6
दिस -1 एक्स क्यूब X cube. हाँ -1 करेक्ट है। हाँ Yes, सर sir. तो ये टोटल मिलने वाला है 30। -+30 अभी आते हैं एक्स स्क्वायर में। एक्स स्क्वायर में एक्स क्यूब यूज होगा क्या बोलो? नहीं 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 कभी यूज नहीं हो सकता था इफ फैमिली बी में कौन अवेलेबल होना चाहिए। 1/x. एग्जैक्टली तो एक्स और एक्स क्यूब कैंसिल होगा, फिर एक्स स्क्वायर मिलेगा आपको, बट नहीं है वो अवेलेबल। यार बहुत क्लासिक चीजें होती है ये सब, है ना, और बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं सब। तो एक्स स्क्वायर कैलकुलेट कर रहे थे हम लोग, एक्स क्यूब तो यूज ही नहीं हुए, ठीक है। एक्स स्क्वायर शुड बी मल्टीप्लाइड विद कांस्टेंट coefficient to constant to हाँ कोफिशिएंट -4 दिस -4 -1 शुड बी मल्टीप्लाइड विद 2x² 2x square कोफिशिएंट -2 -2 लास्ट में, सॉरी सेकंड लास्ट एक्स, एक्स में एक्स क्यूब यूज नहीं होगा, एक्स स्क्वायर भी यूज नहीं होगा, -1 शुड बी मल्टीप्लाइड विद -3x -3x और लास्ट में कांस्टेंट। कांस्टेंट के लिए क्या पॉसिबिलिटी है? कांस्टेंट इनटू कांस्टेंट ये ध्यान रखना, कांस्टेंट के लिए केवल एक ही पॉसिबिलिटी होती है, कांस्टेंट इनटू कांस्टेंट बस। तो एक्चुअल में इसमें जो कांस्टेंट आने वाला है दैट विल बी -2 ऐसा, करेक्ट। यस सर ऐसे काफी जल्दी से मल्टीप्लाई हो जाता है। अब जैसे ये क्वेश्चन x+1 इंटू x+2 इंटू x+3, अभी और ब्रैकेट्स बढ़ा देते हैं इसमें, इंटू x+4 इंटू x, चलो काफी है। लेट से ये मल्टीप्लाई करना है फुल, है ना। तो इसमें 4 फैमिलीज है, फैमिली ए, फैमिली बी, फैमिली सी, फैमिली डी। फैमिली ए में है x+1, फैमिली बी में है x+2, फैमिली सी में है x+3 और फैमिली डी में है x+4। आप जस्ट इतना ऑब्जर्व कर लो कि मैक्सिमम पावर कितना आने वाला है। X to the power to the power 4. से नीचे नीचे सब लोग आएंगे, तो मैक्सिमम पावर विल बी x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, यानी x टू द पावर 4 फिर उसके बिलो एक्स क्यूब आने वाला है, एक्स स्क्वायर भी आने वाला है, एक्स भी आने वाला है और कांस्टेंट टर्म ये आएगा, करेक्ट है। ओके, एक्स टू द पावर 4 के लिए क्या पॉसिबिलिटी है? सब x मल्टीप्लाई करेंगे। देयर इज ओनली वन पॉसिबिलिटी, हर फैमिली से कौन आना चाहिए? x भाई ऑब्वियस सी बात है, सपोज करो आप लेट से सर आ गया आंसर 4 अकाउंट्स हैं, ठीक है। इस अकाउंट में लेट से 2 to 20 रुपीज तक पड़े हुए हैं, यहाँ पे 3 to 15 रुपीज पड़े हुए हैं, यहाँ पे लेट से 4 to 25 रुपीज हैं और यहाँ पे लेट से 5 to 10 रुपीज तक है, मतलब 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे। अभी किसी ने इसमें से पैसे निकाले हैं टोटल 70, सॉरी हाँ 70, तो क्या पॉसिबिलिटी रहा होगा? मतलब इस अकाउंट का कैपेसिटी है 2 to 20 रुपीज, इस अकाउंट का कैपेसिटी है 3 to 15 रुपीज, इस अकाउंट का कैपेसिटी है 4 to 25 रुपीज और इस अकाउंट का कैपेसिटी है 5 to 10 रुपीज और टोटल जो रुपीज निकाले हम लोगों ने वो 70 है। तो क्या पॉसिबिलिटी रहा होगा? सारे अकाउंट से मैक्सिमम रुपीस निकाले, सारे अकाउंट से मैक्सिमम रुपीज निकाले, एक ही पॉसिबिलिटी है। इससे तुम सारा 20 निकालो, यहाँ से 50 निकालो, यहाँ से 25 निकालो, यहाँ से 10 निकालो, सारे अकाउंट्स खाली कर दो, तब आपके पास 70 रुपीज चलेगा। तो वही वाली बात हो गई ना, ये x टू द पावर 4 चाहिए आपको, तो हर किसी का मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन यूज करना पड़ेगा आपको, तब जाके आपको x टू द पावर 4 मिलने वाला है। तो x टू द पावर 4 का कोफिशिएंट, देखो कोफिशिएंट मल्टीप्लाई होता है, यहाँ पे कोफिशिएंट कितना है? 1, this also 1, this also 1 and this also 1, 1 into 1 into 1 into 1, यानी आंसर 1। सेकंड आपको फाइंड करना है x क्यूब, x क्यूब के लिए क्या पॉसिबिलिटी है बोलो? x into x into x, एग्जैक्टली x into x into x और एक तो कांस्टेंट। दो बार आप यार किसी भी फैमिली को इग्नोर नहीं कर सकते, आपको यूज करना ही पड़ेगा ये। आपको इन दो टर्म्स में से कोई एक यूज करना है, इन दो में से कोई एक टर्म यूज करना है, इन दो में भी कोई भी एक टर्म यूज करना है, इन 2 टर्म्स में भी एग्जैक्टली 1 टर्म यूज करना है। एक्स क्यूब का क्रिएशन तभी पॉसिबल है
जब 3 फैमिली से तो कौन आने चाहिए? x, एंड 4th फैमिली से कौन आएगा? ए कांस्टेंट। एक कांस्टेंट आएगा। हाँ, 3 फैमिली से x और 1 फैमिली से कांस्टेंट। इसको मैं ये भी बोल सकता हूँ 1 फैमिली से कांस्टेंट एंड अदर फैमिली से x आएगा। हाँ, तो बेसिकली आप इस कांस्टेंट को यूज करो, बाकी सारे x को यूज करो। मल्टीप्लिकेशन कितना आ गया बोलो? 1x क्यूब, 1x क्यूब। और क्या पॉसिबिलिटी है? दिस कांस्टेंट बाकी फैमिली से x आएगा। मल्टीप्लिकेशन 2x 2x क्यूब, और 3x क्यूब और पॉसिबिलिटी 4x। हाँ, दिस फैमिली से 3, बाकी फैमिली से x। अभी कितना आ गया? 3x क्यूब। 3 ये भी पॉसिबिलिटी है दिस फैमिली से कांस्टेंट और बाकी फैमिली से x क्यूब, टोटल मतलब 10x। बिलीव नहीं होता है तो आराम से घर पे इसको मल्टीप्लाई करना, आपको फाइनली यही मिलेगा। x स्क्वायर के लिए क्या पॉसिबिलिटी? x करके 2 को मल्टीप्लाई और 2 का कांस्टेंट। हाँ, एग्जैक्टली 2 फैमिली से 2x और बाकी 2 फैमिली से 2 कांस्टेंट। इसको रिवर्स ऐसे ही बोल सकते हो, 2 कांस्टेंट और बाकी फैमिली से 2x। तो इनमें जितने भी कांस्टेंट आपको दिख रहे हैं ना, इनमें से 2 2 के पेयर्स बनाने होते हैं। लाइक फर्स्ट पेयर बन गया दिस 1 into 2, 1 into 2, 1 into 3, हाँ 1 into 4, 2 into 4, नेक्स्ट 2 into 3, नेक्स्ट 2 into 4, 3 into 4, और नेक्स्ट 3 into 4, 3 into 4, 2 plus 3 5 plus 4 9 plus 6 15 plus 8 23 और 35 ऐसा। हाँ सर, ठीक है। x के लिए 1x और 3 फैमिली से कांस्टेंट, यानी इसमें 3 3 के पेयर्स बनेंगे। ये मिलेगा आपको लाइक दिस 1 2 3, 1 into 2 into 3, 1 into 2 into 4, 1 into 3 into 4 और 2 into 3 into 4। कांस्टेंट के लिए जस्ट वन ही पॉसिबिलिटी होता है, मल्टीप्लाई ऑल द कांस्टेंट, यानी 1 into 2 into 3 into 4। यस ऐसा। चलो अभी इतना ही करते हैं, बाकी फिर नेक्स्ट टर्म पे करेंगे, है ना? शीट्स वगैरह को जिसको भी डिस्कस करना है मेरे को व्हाट्सएप कर देना, सेपरेट सेशन रख के वो डिस्कस कर लेंगे। हाँ सर। ओके सर चलो फिर एक मिनट सुनो। होमवर्क ये है, आपको जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन वाला शीट दिया था फुल कंप्लीट करना है। एक्सरसाइज 1 पार्ट 2 में सेक्शन बी फुल कंप्लीट करना है। ओके सर। सर हाँ बोलो सर, वो शीट व्हाट्सएप पे ग्रुप पे है ना? वो ग्रुप पे भी है, और वो जो ग्रुप के ऊपर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक्स हैं गूगल ड्राइव्स के, उस पे भी है सर। ओके सर। बाकी तुम्हें नहीं मिलता है तो मेरे को व्हाट्सएप कर देना, अलग से सेंड कर देंगे। सर हाँ बोलो मैं बोलो। 2 नंबर का ज्योमेट्रिक मीन कैसे डिफाइन होता है? 2 नंबर्स का ज्योमेट्रिक मीन ऐसे डिफाइन होता है, क्या हो गया इसमें, दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर पावर 1/2 अप्लाई कर देते हैं, मतलब रूट, मतलब ऐसा कुछ जैसे a और b, अरिथमेटिक मीन विल बी a plus b/2, डन। हाँ। ज्योमेट्रिक मीन विल बी दोनों को मल्टीप्लाई टू द पावर 1/2। 3 नंबर्स का अरिथमेटिक मीन a plus b plus c/3, ज्योमेट्रिक मीन मल्टीप्लाई टू द पावर 1/3। हाँ, ये डिफरेंट तरीके से डिफाइन होता है, ऐसे डिफाइन होता है। 5 नंबर्स है तो अरिथमेटिक मीन a plus b plus c plus d/5, ज्योमेट्रिक मीन मल्टीप्लाई कर दो और पावर 1/5 ऐसा। ओके चलो फिर बाकी नेक्स्ट टाइम पे करते हैं, ठीक है? थैंक यू सर। ओके सर, थैंक यू सर। बाय सर, बाय सर, थैंक यू सर।